Hey everyone, welcome back to another session. This is Anand welcoming all of you in a new topic, in a new session of वर्क पावर एनर्जी सीरीज। तो आज ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हम लोग बाकी के लेक्चर्स में नहीं ले पाए थे। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बेस पे नीट और जेई मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे उसका अप्रोच बनाया जाए, एंड दैट्स वाई हम लोग ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से जहाँ पे मास 2 kg है और उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो टाइम डिपेंडेंट है। ना ये क्वेश्चन टफ कहाँ हो जाता है, यहाँ पे फोर्स जो है टाइम डिपेंडेंट है और वर्क डन निकालने का अपने पास जो फॉर्मूला है, वी नो दैट दिस इज अ वेरिएबल फोर्स, तो वर्क डन निकालने का जनरल फॉर्मूला है एफ डॉट डी एल, वे डी एल इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट इधर अगर मैं मान लेता हूं कि लेट सपोज फॉर एक्स एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, तो अपने लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो दिस विल बिकम इंटीग्रल एफ डी एक्स। नाउ द क्वेश्चन इज, इंटीग्रेशन तो हो रहा है एक्स के टर्म्स में पर फोर्स दिया हुआ है टाइम के टर्म्स में, तब यहाँ पे क्या किया जाए। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, टाइम को पोजीशन के टर्म्स में या पोजीशन को टाइम के टर्म्स में कुछ ऐसा छक्का पंजा करने की कोशिश करते हैं, पर ये मत आप करना। हमें मालूम है कि एक ही फोर्स लग रहा है और ये पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो वॉट एवर विल बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वो उसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज होगी। तो ये अप्रोच हो सकता है, आप इसे सॉल्व कर लो, पर ये बहुत लेंदी अप्रोच है, नॉट रिकमेंडेड। इसे तो बिल्कुल मत करना कभी भी इस क्लास में, मतलब एग्जाम में, नॉट रिकमेंडेड अप्रोच। तो आपको क्या करना है, वी नो दैट कि वर्क डन बाय एनी फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, इट इज गेट यूटिलाइज्ड इन चेंज टू चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये हो जाएगा हाफ एम फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल। तो इनिशियल तो 0 है, फाइनल निकालने के लिए अब हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो f इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2t दिया हुआ है, इसे मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ। यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ m इंटू एक्सेलरेशन विच इज़ dv बाई dt एंड दिस इज इक्वल्स टू 2t। मास कितना है, 2 kg है क्या, तो देखो मास और ये टाइम, ये 2, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, एंड हियर विल गेट dv इक्वल्स टू t dt। फोर्स कब से लगना शुरू हुआ, 0 से। 0 पे पार्टिकल, टाइम 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे था और टाइम t पे पार्टिकल v पे पहुंचा। इसे आप सॉल्व करोगे तो v माइनस 0 और यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2। तो v कितना हो गया भाई, t स्क्वायर बाय 2। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अब इसे यहाँ पे पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। अपने पास क्या आ जाएगा, हाफ, देखो 2 तो कैंसिल हो गया ना, अपने पास ये बचेगा v फाइनल का स्क्वायर। तो v फाइनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t पावर 4 डिवाइड बाय 4। कितने टाइम के लिए बोला है, 5 सेकेंड के लिए बोला है, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 5 पुट कर दो तो अपने पास आ जाएगा 5 पावर 4 का 4। ठीक है, विच इज आई गेस 625 बाय 4, और वर्क डन पूछा है तो इसलिए आंसर आ जाएगा जूल में, सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच इस तरीके से बनना चाहिए। ये भी वर्क डन वाले ही चैप्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट्स मूव हेड विद द अनदर क्वेश्चन। इनिशियली हम लोग थोड़े बेसिक क्वेश्चन लेंगे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तीसरे चौथे क्वेश्चन में हमारे पास अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और हम लोग इस सेशन में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो अपने इस वीडियो में एंड तक आप बने रहना, देखना, खुद से भी ट्राई करके देखना आपसे ये क्वेश्चंस खुद से हो पा रहे हैं या नहीं। तो अपने को यहाँ पे ना x वर्सेस u का या u वर्सेस x का मैं कहूँ, अपने को पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ दिया हुआ है एक पार्टिकल का, बोल रहा है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स, ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड है, तो इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। हम लोग को बोला है कि भाई जो इसका पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है एट एनी पोजीशन, इट इज गिवन बाय 15 प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर। ओके भाई, अपने को बोला है कि एट x इक्वल्स टू 5 काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 50 जूल। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 5 काइनेटिक एनर्जी दे दी गई है 50 जूल। अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो देखो हमें पोटेंशियल तो कहीं का भी निकाल सकते हैं x का वैल्यू पुट करके, बस बात दिक्कत है काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी अपने को कहाँ पे दिया है, x इक्वल्स टू 5 पे। तो x इक्वल्स टू 5 पे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर विच इज 4। तो 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19 जूल। तो जो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी वो क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, एंड दैट्स वाई इट विल बिकम 69 जूल। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन ए। तो चलो आ गया। एट x इक्वल्स टू 3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, सिंस मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर एक एनर्जी मिनिमम हो रही है तो दूसरे एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। अगर ये मिनिमम हो रहा है
तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, मैक्स होना पड़ेगा। अब अपने को क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू 3 पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 पे अपना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। पर ये तो मैं ग्राफ देख के बता सकता हूँ कि 3 पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं मिनिमम है, ग्राफ देख के पता चल रहा है एक मिनिमम बना रहा है। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, बी और सी दोनों रॉन्ग हो गए। और डी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज 50 जूल। तो देख लो भाई 54 जूल। मैं क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स कब हो जाएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किस पे है, 3 पे। 3 पे कितना है, 15 जूल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो चेंज होगी नहीं, कितनी थी 69 में से 15 माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा 54 जूल। इसलिए ऑप्शन डी भी एक करेक्ट ऑप्शन है। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आप लोग को समझा दूंगा और दूसरे लेक्चर में। लेट्स मूव एड विद द गुड क्वेश्चन। अब जो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बहुत सारे तरीकों से पूछा जाता है। अपने को बोल दिया है ब्लॉक सस्पेंडेड है, अगर सस्पेंडेड ना भी हो एक इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है। सस्पेंडेड में बच्चों को ना mg लगाने की आदत है, पर जब तक आपको बोला नहीं गया तब तक आप mg लगा नहीं सकते। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ कि एक मास m वाला ब्लॉक है जिसको एक स्प्रिंग से अपन ने कनेक्ट करके रखा है k। अब ये NLP पे है, नेचुरल लेंथ पर है, और हम लोग इसे क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग ना इसे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। लेट सपोज कोई एक एक्सटर्नल फोर्स है F दिया हुआ है ना, हाँ। अब बोला है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर x0 है मीन पोजीशन से, नहीं सॉरी इट्स इनिशियल पोजीशन से, कहाँ से, इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x0 है, तो चारों ऑप्शन चेक करने। ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे लिया हुआ है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। ऐसे टाइप के बहुत और क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको समझाऊंगा कहाँ कहाँ और उसके रिजल्ट को आप कैसे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देख यार, पूरा सरफेस स्मूथ है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ F लग रहा है। जैसे ही ये ब्लॉक आगे जाएगा स्प्रिंग फोर्स लगने लगेगा, तो कौन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, और कोई फोर्सेज नहीं लग रहे हैं, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जितना भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये F तो नहीं चेंज हो रहा है, ये F तो अभी भी लग रहा होगा, पर ये स्प्रिंग फोर्स लगना शुरू हो गया ना। ये स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, बॉडी को स्लो डाउन करेगा, स्लो डाउन करेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे, जिसको हम मीन पोजीशन बोलेंगे। बट यहाँ पे पार्टिकल नहीं रुकेगा, ये और आगे जाते रहेगा, क्योंकि इसके पास राइट साइड में वेलोसिटी होगी। अब इसके बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, सिंस स्प्रिंग तो एक्सटेंड होते जा रहा है, फोर्स नहीं चेंज हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आके ये रुक जरूर जाएगा। और यही वो डिस्प्लेसमेंट है x0 जिसकी बात क्वेश्चन में की गई है, कि आपका जो ब्लॉक है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है x0। यहाँ पे वेलोसिटी फिर कितनी हो गई है, 0, और यहाँ पे जहाँ से उसने शुरू किया था यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी तो 0 हो गया, इनिशियल और फाइनल। जब ये यहाँ से यहाँ तक गया, फोर्स कैसा था, कांस्टेंट था, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका वर्क डन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस Fx0। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी तो पहले ही करेक्ट हो गया, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज Fx0। अब देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या था, हाफ के x इनिशियल स्क्वायर, तो इनिशियली तो कोई एक्सटेंशन नहीं था, फाइनली कितना एक्सटेंशन आया, x0 का स्क्वायर, वर्क डन बाय mg 0, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है, इक्वल्स टू 0। आप इसे सॉल्व करो, देखो आपको मिलेगा x0 इक्वल्स टू 2f बाई के। क्या मिलेगा, x0 इक्वल्स टू 2f बाई के। ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है नेचुरल लेंथ पोजीशन से, जब इसे कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया था, बस एक फोर्स लगाना शुरू किया था। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन चेंज होता है तो रिजल्ट भी बदल जाएगा, याद रखना। यानी अगर बोल दिया गया कि इसे एक मोमेंटम दे दिया, कुछ ऐसा कुछ बोल दिया गया, तो रिजल्ट अलग हो जाएगा, तब रिजल्ट सेम नहीं रहेगा। बट हाँ, ये इनिशियली रेस्ट पे था, इस पर कॉन्स्टेंट फोर्स लगाना शुरू किया, तो 100% यही रिजल्ट आएगा, और इसको याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसका मीन पोजीशन कितना शिफ्ट हुआ, क्या हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं? यस बेटा, आप फाइंड आउट कर सकते हो। मीन पोजीशन पे क्या होता है, जो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, हाफ के एक्स इज इक्वल्स टू एफ। यहाँ से आप सॉल्व करो, सॉरी हाफ के एक्स नहीं रहे, सिर्फ के एक्स, तो यहाँ से आप सॉल्व करो, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ बाई के। यानी मीन पोजीशन कितना शिफ्ट हुआ, एफ बाई के से, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2f बाई के, उसका डबल।
इस तरीके के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। कैसे, देख आप लोग को पूछा जा सकता है कि भाई अगर इस तरीके का अपने को डेटा दे दिया जाए कि एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है जो नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ था और इसको अभी हम लोग ने रिलीज कर दिया है, बस इतना ही दिया है और कुछ नहीं, इसको रिलीज कर दिया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, नेचुरल लेंथ से एनएलपी से इसको रिलीज किया है। ये भी देखो सेम यही वाला केस है, इसमें mg लग रहा है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है दिस इज नथिंग बट mg विच इज कांस्टेंट। तो अभी यहाँ पे बिना ज्यादा देर किए मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि मेरा जो मीन पोजिशन है, मीन पोजिशन वो f/k यानी mg/k से शिफ्ट होगा और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यानी यहां से लेके यहां तक जितने पे वो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इसका 2 टाइम्स यानी 2mg/k। डायरेक्ट आप बोल सकते हो ये पीछे वाले रिजल्ट से मैच करा के। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक इसमें ना एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है जो जनरली बच्चे उस पर ध्यान ही नहीं देते कि ये इसी का रिजल्ट है। कैसे, मैं बताता हूं। एक अपने को ना पेंडुलम दे दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे देखेंगे जरूर, आप अपने जीवन काल में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर करोगे। रेस्ट पे रखा हुआ है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लगना शुरू हो गया है, इसे आप सॉल्व करोगे ना, F कांस्टेंट होता है, F क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे पता है क्या है, एंगुलर SHM होता है और आपका जो बॉब है ना, इस मीन पोजीशन पहले उसका बीच में होता है पर F लगने की वजह से उसका मीन पोजीशन वाली लाइन ये हो जाती है, ये एंगल होता है थीटा। मान लेते हैं कुछ थीटा tan इनवर्स समथिंग कुछ आएगा, वहाँ पे फोर्सेस बैलेंस करके देखोगे। सेम यहाँ पे भी यही चीज़ होती है, 2f/k या जो भी आपका टॉर्क लग रहा होगा जिससे भी आप निकालोगे, ये इसके अलोंग ऑसिलेशन करने लगता है। तो वॉट एवर विल बी दिस थीटा, इसी का डबल कर दोगे, क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आई होप यू गॉट दिस। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे बॉब को रख के इस पे फोर्सेस दिखाकर, mg टेंशन सब कुछ दिखाकर आप जब यहाँ पे निकालोगे tan थीटा, विच इज यहाँ से अगर मैं देखूँ तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा वुड बी f/mg इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। ये टेंशन को बैलेंस करेंगे, दिस विल बी थीटा वर्टिकल से f/mg, करेक्ट। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स f/mg। ये हो गया इसका शिफ्ट इन मीन पोजीशन और इसी का जो डबल होगा वो हो जाएगा उसका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेम यही रिजल्ट यहां पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, सेम टू सेम, ठीक है। इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी, रेस्ट पे था। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो एकदम एग्जैक्टली यहीं से उसके रिजल्ट उठा के आप चेप सकते हो, एकदम करेक्ट मेथड है वो, डोंट वरी। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या आ गया, एक तो आया था ऑप्शन डी और एक आ गया कौन सा, ऑप्शन सी, करेक्ट। इंक्रीज इन स्टोर्ड इंक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन, हाँ तो ये तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया विच इज हाफ kx0², ये सिर्फ kx0² है तो ये गलत है, हाफ भी आना चाहिए ना, ठीक है। ये वाला ऑप्शन गलत है, सिर्फ सी और डी करेक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के किसी भी सोल्यूशन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कैसे, या तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा अगर वो बहुत लेंथी हुआ तो। यहाँ पे अपने को बोल दिया देखो इसका लेंथ L है और हम लोग ने नीचे वाले और इसका मास दे दिया है 1 kg, 1 kg ना, हाँ 1 kg। अब बोला इधर एक फोर्स लगाना अपन ने शुरू किया है और फ्रिक्शन बस इन दोनों के बीच में ही है, ये स्मूथ है। अब फ्रिक्शन अगर इन दोनों के बीच में है, ये प्लैंक आगे की तरफ भागेगा और ये जो कॉर्ड है ना, याद रखना यहाँ पे हम ब्लॉक को ऐसे नहीं ले जा रहे, ना ना ना, हम यहाँ पे ब्लॉक को आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो कॉर्ड है ना, ये इलास्टिक कॉर्ड है। इलास्टिक कॉर्ड का क्या मतलब है कि इसमें एक्सटेंशन आ सकता है, पर अभी ये अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो अभी ये नेचुरल लेंथ पर है और नेचुरल लेंथ है इसकी 40 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं इसकी जो नेचुरल लेंथ है, दिस नेचुरल लेंथ इज L, ओके। अब इस फोर्स की वजह से प्लैंक आगे जाएगा, प्लैंक आगे जाएगा तो वो अपने स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से स्मॉल मास m को भी आगे की तरफ खींचेगा। तो जैसे ही ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा, ध्यान देना, जैसे ही ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा, लेट सपोज यहाँ तक पहुंचा, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा शिफ्ट करा दिया, तो ये मान लेते किसी एंगल थीटा पे शिफ्ट हुआ है, बराबर। और इसके नीचे ये बड़ा वाला प्लैंक है, ये ऑरेंज वाला, इसके ऊपर फोर्स अभी भी लग ही रहा है, कोई एंगल थीटा पे मैंने शिफ्ट ले लिया है। आप यहाँ पे नोटिस करो, इस पे एक टेंशन लगना शुरू हो चुका होगा और इस टेंशन के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा t cos थीटा कंपोनेंट और एक तो होगा t sin थीटा कंपोनेंट, सही है। और एक चीज आप नोटिस करो कि दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, आप अगर रिलेटिव मोशन ध्यान दोगे तो रिलेटिव मोशन से अपने को पता चलेगा नीचे वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, तो उसके रिलेटिवली ऊपर वाला ब्लॉक जो स्मॉल मास है, बार है, ये पीछे जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। तो इनिशियली तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, बाद में काइनेटिक होगा।
बोल रहा है कि जब तक ये थीटा 30 डिग्री नहीं होता ना तब तक ये एक दूसरे पे रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू नहीं करते, यानी थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये जो टी साइन थीटा है ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं, तभी तो भाई टी साइन थीटा इसे रिटर्न खींचने लगेगा। चलो ठीक है, फिर तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बार अंटिल दिस पॉइंट। ओके भाई, अपने को इस पॉइंट तक फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है वो बताना है, किस पॉइंट तक, 30 डिग्री तक। तो एक जनरल केस ले लिया है मैंने यहाँ पे, पहले जनरल केस सॉल्व करते हैं। जनरल केस से मैं बता सकता हूँ क्या, मेरा जो स्मॉल मास m है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं भाई, एक तो लग रहा है टी कॉस थीटा, एक तो लग रहा है नॉर्मल और एक तो लग रहा है mg। तो यहाँ से मैं सीधा बोल सकता हूँ n इक्वल्स टू mg माइनस टी कॉस थीटा। अच्छा, टेंशन फोर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि इस कॉर्ड में कुछ एक्सटेंशन इधर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि लेट एक चीज अपन अज्यूम कर लेते हैं कि लेट के विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट, इस या तो स्ट्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि मैं स्प्रिंग को स्ट्रिंग की तरफ अज्यूम कर ही सकता हूँ, है ना, उसी की वजह से टेंशन आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ इस समय जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग जो है वो मान लेते हैं कितना, लेट सपोज समथिंग x, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा यानी t टेंशन फोर्स वो कितना हो जाएगा kx। अब अगर मैं ज्योमेट्री देखूं तो देखो मेरा जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुआ है ना। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो मुझे ये वाला लेंथ चाहिए विच इज l डैश। तो फ्रॉम ट्रायंगल मैं क्या बोल सकता हूँ, सेक थीटा, अगर आप ध्यान दो तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू l डैश डिवाइड बाय l। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, l डैश इक्वल्स टू l सेक थीटा। तो फ्रॉम हियर जो इलोंगेशन आएगा बेटा वो इलोंगेशन कितना आ जाएगा, स्ट्रेच लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से आप देखोगे l कॉमन ले लो तो आंसर कितना आएगा, सेक थीटा माइनस 1। ये लेंदी है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन लेंदी और मजेदार है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से ब्रशअप कर देगा। अब देखो यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है। अब हम लोग को बोला है कि भाई इफ द बार स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर प्लैंक, तो लेट सपोज स्लाइड कब करना शुरू करेगा मेरे को बताओ। The bar will start to slide when this static friction will be equals to t sin theta। या तो आप ऐसा बोल सकते हो Fs का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू एन, और ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये t sin थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो ये इसके जस्ट बाद स्लाइड करना शुरू करेगा, क्योंकि Fs अपने मैक्सिमम लिमिट तक आ चुका है, इसके बाद Fs लग ही नहीं सकता, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, म्यू एन, तो म्यू को क्या लिख सकता हूँ, एन विच इज mg माइनस म्यू टी कॉस थीटा, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा। आप इसे थोड़ा सा अगर राइट साइड ले जाएंगे तो विल गेट म्यू mg इज इक्वल्स टू टी कॉमन ले लो तो अपने को मिलेगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से t इक्वल्स टू क्या मिल गया, t इक्वल्स टू मिल गया म्यू mg डिवाइड बाय म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब t क्या था भाई, t तो था kx और x अपन निकाल चुके हैं, तो यहाँ से k कितना मिल जाएगा, सिंस t इक्वल्स टू kx ना, kx इक्वल्स टू t या t इक्वल्स टू kx एक ही बात हो गई, तो यहाँ से k कितना मिल जाएगा, तो देयरफॉर k वुड बी 1/x इंटू म्यू mg और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बाप रे बाप, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ गया है। यहाँ पे x का वैल्यू आप l cos थीटा माइनस 1 रखेंगे। अभी तक मैंने कोई वैल्यू नहीं पुट किया है, ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले वैल्यू नहीं पुट करोगे, आप एक जनरल कोई भी एक पोजीशन लेके पहले एक इक्वेशन बनाओगे एंड फाइनली उसमें आपको वैल्यू पुट करना है, अभी नहीं, वरना फंस जाओगे इसमें। देखो अब k अपने को मिल गया, हम लोग को पूछा क्या है निकालने के लिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ध्यान दे भाई, दोनों ब्लॉक को अगर मैं एक सिस्टम लूँ तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो टेंशन बराबर, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन अभी तक स्लाइडिंग हुई नहीं है, एक एक्सटर्नल फोर्स mg एंड नॉर्मल। तो mg और नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाएगा बराबर, परपेंडिकुलर है। इस फोर्स का कुछ तो वर्क डन आएगा, सही है, इस टेंशन का कुछ तो वर्क डन आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन तो गारंटीड 0 आएगा पूरे सिस्टम के लिए, ये याद रखना, इसके और इसके लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से बात करूँ, देखो कि फॉर होल सिस्टम, पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, ये इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन
प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg, मैं जितने फोर्सेज है सब लिखूंगा, और कौन से बचे, प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, स्लोली ना, मेरे को जहां तक लगता है क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि इट इज पुल्ड स्लोली, पुल्ड स्लोली, स्लोली का मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वुड बी जीरो, नॉर्मल का वर्क डन जीरो, mg का वर्क डन जीरो, और यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय फोर्स, दिस एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, यहाँ पे और कोई फोर्सेस बचे क्या अपने पास, ये नहीं, कोई फोर्सेस नहीं है, ठीक है, ओके भाई। तो यहाँ पे देखो अपने पास जो टेंशन फोर्स है ना उसके दो कंपोनेंट है, एक है टी कॉस थीटा, एक है टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा तो हमेशा इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसका वर्क डन तो जीरो आएगा, पर इस वाले कंपोनेंट का टी साइन थीटा कंपोनेंट का वर्क डन आएगा निगेटिव, विच इज निगेटिव। तो अभी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, ये भी तो जीरो हो जाएगा पूरे सिस्टम के लिए, बराबर है। तो जो अपने पास इक्वेशन क्या आया, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय टेंशन। अब देख, जो ये वर्क डन बाय टेंशन है, टेंशन फोर्स तो स्प्रिंग की तरह हम लोग वहां पे स्प्रिंग फोर्स की तरह इसे डील कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, हाफ यहाँ पे माइनस अंदर ले लो तो k कितना हो जाएगा, x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर। अब इनिशियली जहाँ तक हमें याद है कि पहले मेरा जो ब्लॉक था वो अनस्ट्रेच लेंथ पे था, तो x इनिशियल 0 है और x फाइनल कितना है x, जो यहाँ पे मैंने मान रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर ओनली वर्क डन बाय फोर्स। ये किसके लिए आ गया, ये आ गया पूरे के पूरे सिस्टम के लिए। पर हमें तो पूछा है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देख बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेगा, मैं बोल रहा हूं ना, नीचे वाले प्लैंक की बात करते हैं, फॉर प्लैंक ओनली, ठीक है। किसकी बात करते हैं, फॉर प्लैंक। प्लैंक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो बता, एक लग रहा है F और एक लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ, और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है क्योंकि स्लोली पुल हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ ना, वर्क डन बाय कैपिटल F प्लस वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज जीरो। और अभी हम लोग ने देखा कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन है यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, अगर आप ध्यान दो तो ये जो वर्क डन बाय फोर्स माइनस वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो उस तरफ चला जाएगा तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के। पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, हाफ के एक्स स्क्वायर के, तो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर विच इज k का क्या वैल्यू है, k का वैल्यू अपन यहाँ से निकाल चुके हैं, 1 बाई एक्स म्यू mg बाय म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया हाफ k ना, k का वैल्यू क्या था, 1 बाई एक्स म्यू mg डिवाइड बाय म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक x से x कैंसिल कर लो, और x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था सेक थीटा माइनस 1 इंटू एल। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी आप सारे वैल्यूज पुट कर दो, हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू mg, x क्या हो गया l सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 2 म्यू, सॉरी ये ब्रैकेट में आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आ गया जनरल एक्सप्रेशन। अब आप यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, m इक्वल्स टू 1, म्यू इक्वल्स टू 0.2, l इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 पुट करके सारा आंसर लाएंगे तो आपको वर्क डन कुछ डेसिमल में मिल जाएगा। आई होप तुम्हें ये सब समझ में आया होगा कि क्या हुआ। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको ये चीज़ अच्छे से नहीं क्लियर हुई, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हैवी है और इसे समझने के लिए आपको हो सकता है इस क्वेश्चन को एक दो बार खुद से ट्राई करना पड़े। प्लीज़ ज़रूर खुद से ट्राई करना, वरना ये समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको बताऊंगा। देखो आपने क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। अगर उस पहले तो रेस्ट पे रखा हुआ है, पहले ये किस पर है, रेस्ट पर है भाई। किसके लिए, ग्राउंड के लिए। तो ग्राउंड के लिए अपन क्या करते हैं, एक चचा को बना देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ग्राउंड। अब यहाँ पे अपने क्या बोला है, अगर मैं इसके एक एंड को u स्पीड से विच इज कॉन्स्टेंट खींचते रहूं, तो अपने को मालूम है यहाँ पे तो कोई मास है ही नहीं, स्टिल वी आर अप्लाइंग सम मोमेंटम।
या हम वहाँ पे कुछ वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हैं तो एक स्ट्रेचिंग तो होगी। अब ये बहुत हाइपोथेटिकल सिनारियो है अगर आप ध्यान से सोचो, मतलब ये इनिशियली तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, पर अब बोला है क्वेश्चन में तो हो रहा है। अब आप ये नहीं सोच सकते कैसे हो रहा है, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं, अब क्वेश्चन में बोला है तो वो हो रहा होगा गारंटीड। हम लोग को पूछा है फाइंड आउट मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एंड ब्लॉक सिस्टम ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। मैक्सिमम एनर्जी कितना, देख जब मैं इसे ऐसे खींचूंगा स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा, ब्लॉक एक्सेलरेट होगा, बराबर, ये ऐसा भाग रहा है, ब्लॉक अभी एक्सेलरेट नहीं है, ये कोई तो वेलोसिटी से भाग रहा है, ये एक्सेलरेट हुआ, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ी, दोनों की वेलोसिटी होगी बराबर, पर ये तो अभी भी एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी अब क्या होगी, तुमको समझ में आ रहा है, पहले इलोंगेट था, अब ये कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, फिर कंप्रेस होके हो गया नेचुरल मोमेंट, समझ में आया। तो इस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी वो है मैक्सिमम वेलोसिटी जो इस ब्लॉक को मिल गई है। ये कहाँ से आई, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी से ही तो आई। अरे इसको खींचने पे स्प्रिंग जितना इलोंगेट हुआ उतनी ही एनर्जी तो इसमें कन्वर्ट हो रही होगी ना, क्योंकि इसे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, पर इसकी वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो वॉट एवर बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, द सेम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो अभी मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से समझाता हूं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहां पे एक एंड मान लेते हैं, दिस इज एंड ए, हम आ जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए पर, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब रिलेटिव मोशन, ए पॉइंट किधर आ जाएगा, रेस्ट पे, बराबर है, ये है स्प्रिंग और यहां पे है ब्लॉक। अगर ए को रेस्ट पे कर दिया है तो सबको निगेटिव वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और यहाँ पे अपने पास जो ग्राउंड है इसको भी तो एक निगेटिव वेलोसिटी देनी पड़ेगी, अरे है कि नहीं। अब देखो ये वेलोसिटी u से भाग रहा है, किससे भाग रहा है, वेलोसिटी u से, अगर ये वेलोसिटी u से भाग रहा है तो इलोंगेट होगा। ए के लिए ए क्या देखेगा, ए देखेगा कि मेरा जो ब्लॉक है ना वो u वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, कहीं ना कहीं जाके इसके ऊपर एक्सेल, देखो जैसे ही थोड़ा आगे भागेगा स्प्रिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से डी एक्सेलरेट होगा, डी एक्सेलरेट होगा तो आगे जाते 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 कहीं ना कहीं पे तो रुक जाएगा ना, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, डी एक्सेलरेट हो रहा है तो, बराबर है, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई जीरो, फिर यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स तो है ही, तो अब स्प्रिंग फोर्स इसे किधर खींचेगा, रिटर्न खींचेगा, जब ये रिटर्न खींचेगा तो यहाँ पे फिर आएगा, यानी अब ये दूसरा वाला मोशन शुरू हो गया, ये इधर इधर आया, इधर इधर आया, और अपने नेचुरल लेंथ पे विथ रिस्पेक्ट टू ए इसकी वेलोसिटी फिर से u हो जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे सब कंजर्वेटिव फोर्स है, एनर्जी का लॉस तो होगा नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो जीरो हुई, रिटर्न आने के बाद इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u। अगर आप एक चीज नोटिस करो, दिस इज व्हाट द मैक्सिमम वेलोसिटी दिस ब्लॉक कैन हैव विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे अभी भी मेरा जो ग्राउंड है वो u से पीछे जा रहा है, अब मैं कहाँ पे आता हूँ, अब मैं फिर से आ जाता हूँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या मेरे को पता चलेगा कि ग्राउंड तो रेस्ट पर है ना, मगर इस ब्लॉक m को देखो, इस ब्लॉक m के पास कितनी वेलोसिटी हो गई, 2u, पहले से एक u थी, कंप्रेस हो रहा है, फिर ये वाली u भी ऐड होगी, और मेरा ये वाला जो एंड है, ये एंड a पर जो है इसकी वेलोसिटी है u, अगेन नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आ चुकी है, और यही तो केस था, इलोंगेट होगा फिर नेचुरल लेंथ पर आएगा, वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ में आया, नहीं आया तो मेरे को बताना चैट बॉक्स में। आई गेस इतना जो एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस समय दिस इज व्हाट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिस ब्लॉक m कैन हैव, तो काइनेटिक मैक्सिमम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस इज हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज 2u का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करो तो 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2mu स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट द मैक्सिमम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यही वो मैक्सिमम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है जो स्प्रिंग में स्टोर होनी चाहिए, क्योंकि इसी के वजह से तो इस ब्लॉक को ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, आंसर है 2mu स्क्वायर। ऐसा ही एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसी से सिमिलर, एग्जैक्टली ऐसा नहीं, इसी से सिमिलर, जहां पे इस एंड को एक एक्सेलरेशन दे दिया जाएगा पहले से ही,
तब आपको सेम यही करना है, इस एंड के रिस्पेक्ट में आके पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करो और फिर सोचो कि कहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, या आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा उस हिसाब से। ठीक है, लेट्स मूव विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, दो ब्लॉक है M1 M2 नेचुरल लेंथ वाले स्प्रिंग से अटैच्ड है, h हाइट से अपन इसको छोड़ रहे हैं। जब ये इस पे गिरता है तो M2 इनइलास्टिकली कोलाइड करता है, यानी चिपक जाता है, मोमेंटरली चिपक नहीं जाता है, रुक जाता है। पर M1 रुकता नहीं है, M1 नीचे गिरेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, मैक्सिमम कंप्रेस करेगा, फिर रिटर्न जाएगा, फिर ऊपर कूदेगा। इस केस में जब ये M2 और M1 दोनों h हाइट नीचे आएंगे तो M1 रेस्ट पे नहीं होगा, इसके पास एक वेलोसिटी होगी। तो जो पीछे रिजल्ट पड़ा था 2F/k, वो वाला रिजल्ट यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को निकालना पड़ेगा रिजल्ट। तो कैसे होगा, ये जब नीचे आएगा, देखो M2 जब भी नीचे आएगा, इस चीज़ को ना रुको मैं इसको थोड़ा साइड में ले लूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखो भाई, जब M2 नीचे गिर रहा है तो M2 को क्या mg नीचे खींच रहा है और ये भी, तो ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं क्या, g से, दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं। तो अब स्प्रिंग इलोंगेट वगैरह होगा ही नहीं क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों साथ साथ नीचे गिर रहे हैं। तो जब तक ये दोनों ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाते ना, यानी M2 और M1, तब तक स्प्रिंग में तो कोई इलोंगेशन नहीं आ रहा है। तो स्प्रिंग ऐसे का ऐसा ही रहेगा नेचुरल लेंथ में। बट अंडर ग्रेविटी गिरने की वजह से इसके पास भी एक वेलोसिटी होगी, पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इनइलास्टिकली कोलाइड हो रहा है। इससे फर्क पड़ता है, इसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो इस ब्लॉक पे M1g एक फोर्स लग रहा है, तो ये तो नेचुरल लेंथ पोजीशन नहीं है, सॉरी ये मीन पोजीशन नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मीन पोजीशन आएगी। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब ब्लॉक नीचे आएगा तो स्प्रिंग फोर्स उसे ऊपर ढकेलेगा M1 को, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मीन पोजीशन होगा। ये ब्लॉक इसके नीचे भी आएगा और फिर इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, M2 यहीं पे रहेगा। ठीक है, M2 यहीं पे रहेगा, ब्लॉक कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा पूरा मैक्सिमम इलोंगेशन मैक्सिमम कंप्रेशन करते हुए। ठीक है, इस मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या हो रहा है, जो भी kx मैक्स है ये M1 को ऊपर ढकेल रहा है और M2 को किधर ढकेल रहा है, नीचे। इसके बाद M1 किधर ट्रैवल करेगा, ऊपर जाएगा, मीन पोजीशन पे इधर आएगा, फिर और ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा पता नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि ये जो M1 का इनिशियल पोजीशन था जब उसकी वेलोसिटी √2gh थी, वो मैं मार्क कर देता हूँ। और इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद मेरा M2 तो यहीं पे रहने वाला है, M2 तो कहीं हिलेगा नहीं, पर मेरा जो स्प्रिंग है वो इलोंगेट हो के कहीं ना कहीं तो यहाँ पे M1 पहुँच सकता है। अभी कितना ऊपर जाएगा नहीं पता, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो दी हुई है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जितना नीचे उतना ही ऊपर जाएगा, नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। तो ऐसा कुछ भी एक जनरल रिजल्ट इसमें मत याद करके रखना। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी है कुछ, तो मान लेते ये x है, मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी √2gh, यहाँ पे ये रेस्ट पे आ गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। मगर एक चीज़ आप ध्यान दो, अब जो स्प्रिंग फोर्स है ना वो M1g को नीचे और M2 को ऊपर की तरफ खींच रहा है, बराबर। M2 पे और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, M2g और दूसरा क्या लग रहा है, नॉर्मल। अपने को यही पूछा है ना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h सो दैट M2 विल ब्रेक ऑफ द सरफेस। और मैंने तुम्हें बताया था ब्रेक ऑफ द सरफेस का मतलब नॉर्मल 0 होना चाहिए। नॉर्मल 0 कब होगा, जब ये और ये बराबर हो जाएगा। तो फॉर नॉर्मल टू बी 0, मेरा जो kx है स्प्रिंग फोर्स है, ये इलोंगेशन की वजह से ये किसके बराबर आना चाहिए, M2g के। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, x विल बी इक्वल्स टू M2g/k। चलो ये तो पता चल गया कि इलोंगेशन कितना चाहिए, पर अपने को इलोंगेशन नहीं, अपने को पूछा है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h कितना होना चाहिए, है ना। तो अब पूरे सिस्टम में क्या लगा देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, वर्क डन बाय mg काम कर रहा है, M1g काम कर रहा है, प्लस वर्क डन बाय M2g काम कर रहा है, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल काम कर रहा है, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, और कोई दूसरे फोर्सेस इस पूरे सिस्टम में है नहीं, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो M2 इस वाले केस से, हाँ ये अपना स्टार्ट पॉइंट है, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी के बाद तो सारा कहानी शुरू हुआ। ये अगर आप ले लोगे तो फिर फंस जाओगे। ये लेना इनिशियल और ये लेना फाइनल। तो इनिशियल में ये रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि इनइलास्टिकली कोलाइड हो गया है, इसके पास वेलोसिटी है। अभी भी इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी भी वेलोसिटी 0 है। वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 ही होगा, वर्क डन बाय M2g भी 0 होगा क्योंकि M2 तो कहीं मूव कर नहीं रहा है, पर वर्क डन बाय M1g ये 0 नहीं होगा।
देखो m1g लग रहा है नीचे और इनिशियल से फाइनल कहाँ पे पहुंचाओ, x ऊपर, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस m1gx। समझ में आया? इनिशियल और फाइनल वर्क एनर्जी थ्योरम की यही खासियत है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट से डील करता है और किसी के बीच में क्या हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता। प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, हाफ के एक्स इनिशियल कितना है 0 माइनस एक्स फाइनल कितना है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो इसकी दोनों की 0 है, माइनस इनिशियल में इसकी 0 है पर इसकी है, तो ये हो जाएगा हाफ m1v स्क्वायर विच इज √2gh का होल स्क्वायर। यहां पे अगर आप इसे सॉल्व करो तो दिस विल बिकम m1gx, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं अभी रहने दो, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस हाफ m1 इंटू 2gh। यहाँ पे देखो सबसे माइनस कैंसिल आउट हो गया, x का वैल्यू हम वहाँ पे जानते ही है, यहाँ पे पुट कर दो और आप लोग को h मिल जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप चाहो तो g से g भी कैंसिल कर सकते हो x पुट करने के बाद, एंड यू विल गेट सम थोड़ा लेंदी सा आंसर आपको मिलेगा। तो ये वाला प्लीज़ आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में या तो फिर मुझे क्लास में जो भी बच्चे ऑफलाइन मिलेंगे या तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो कि आपका आंसर क्या आया। एंड दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन में मज़ा आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत यूजुअल क्वेश्चन नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली अ टफ क्वेश्चन बच्चों के लिए, पहली बार जो इनसे देख रहे हैं। एंड आप लोग में से जितने भी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे ये सारे नोट्स मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपन नए वीडियो के साथ और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक की प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।